नमस्ते। और आज हम पेपर सॉल्यूशन 5 करने वाले हैं और अब तक पेपर नंबर 4 तक आपने उम्मीद है कि सारी वीडियोस क्या कर ली होगी, अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को क्या कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। हालांकि अभी माहौल बहुत तनाव भरा है, आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरे नहीं। भारतीय सेना जो है वो अपना कर्तव्य निभा रही है और हम जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा 23 जून को एग्जाम है। तो पूरा फोकस फिर से कहाँ करते हैं, इसी एग्जाम पे करते हैं। और आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और देखने से पहले हाथ जोड़ेंगे माँ भगवती को कि भाई आप साथ रहना। अभी बाहर भी युद्ध की कंडीशन है, अंदर भी युद्ध की कंडीशन है, तो आप साथ रहेंगी तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी को, वो है स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की, जो हमारे संस्थान के द्वारा आयोजित की जा रही है। और दोनों पेपर की होगी ये, फर्स्ट पेपर की भी और सेकेंड पेपर की भी, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार इसके अंदर कितना है, 11,000 है। द्वितीय पुरस्कार इसमें 5100 है। और तृतीय पुरस्कार जो है वो इसमें क्या है, 2100 है। तो ये रहने वाला है। और वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हो सकता है कि ये ऑनलाइन मोड पर की जाए। हालांकि ऑफलाइन मोड के लिए जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर, नौहर स्थान जो है वो चयनित किए गए थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये परीक्षा जो है हो सकता है कैसे आयोजित की जाए, 1 जून को ऑनलाइन मोड पर। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। अगर ऑनलाइन मोड है तो भी बहुत बढ़िया है, तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे मैं वन शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आपको, कि भारतीय संसद की जो संप्रभुता है उसे रोकने का काम कौन करता है। जो संसद ज्यादा सीना तान के खड़ी है ना, ऐसे कि हम ही है सब कुछ, है ना। तो उस संसद के एटीट्यूड को, कि जो कुछ है वो संसद ही है, इस एटीट्यूड को रोकने का काम कौन करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। तो सिंपल है, न्यायिक समीक्षा के द्वारा हम संसद की संप्रभुता को काबू में कर सकते हैं कि ओए चुप बैठ, हम भी हैं, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा से हम क्या कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं किसको, भारतीय संसद की संप्रभुता को। आगे चलते हैं। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे, तो लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर, कौन सी जगह, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो लोक देवता रहते हैं वो कौन है, वो है आपके मल्लीनाथ जी। अब इस साल पता है मल्लीनाथ जी के बारे में क्या याद रखना, इस साल मल्लीनाथ जी के बारे में एक तो याद रखना कि ये सन किसके थे, ये बेटे किसके थे। तो ये राव सलखा जी जो हैं, जिनको तीड़ा जी भी बोलते हैं, राव सलखा जी। और इनकी माँ का नाम कौन था, इनकी माँ का नाम था जानी दे। मुझे पता नहीं क्यों इस बार अंदर से एक इंट्यूशन है कि वो इस बार मल्लीनाथ जी की मम्मी का नाम आपसे पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता हैं जिनकी माँ का नाम जानी दे है। तो याद रखना ये कौन है, मल्लीनाथ जी है। अब मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मल्लीनाथ जी बहुत पावरफुल थे और लड़ने वड़ने में बड़े अच्छे थे। उन्होंने राव चुंडा की मदद भी की थी जोधपुर बसाने के अंदर। और निजामुद्दीन जो है फिरोज शाह तुगलक के कमांडर, उनसे लड़े थे ये मल्लीनाथ जी। तो याद रखना, कभी आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिल जाए कि निजामुद्दीन जो तुगलकी सेना का एक सेनापति था, उससे लड़ने वाला, 1 मिनट, एक मिनट। हाँ, तो अभी थोड़ी टेंशन की सिचुएशन है, तो मम्मी का फोन आ जाता है बीच में, तो मैं बस उनके फोन का मैसेज के द्वारा जवाब दे रही थी। अब पुनः हम कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो याद रखना मल्लीनाथ जी जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के जो सैन्य कमांडर थे, निजामुद्दीन, उनसे लड़े थे और बहादुरी से लड़े थे और उनको अच्छा खासा सबक सिखाया था। फिर हमें ये भी याद रखना है कि जो मल्लीनाथ जी है ना, उनकी जो वाइफ है रूपा दे, उनकी वाइफ का क्या नाम है, इनकी वाइफ का नाम है रूपा दे। इनकी वाइफ जो थी, इनके गुरुजी थे उगम सिंह भाटी। कौन थे, उगम सिंह भाटी। ये उगम सिंह भाटी से ही बाद में मल्लीनाथ जी को क्या दिलवाई गई है, योग दीक्षा दिलाई गई है, ये भी हमें याद रखना है। और दूसरा हमें याद रखना है कि जो मल्लीनाथ जी हैं, इन्होंने 1399 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के जितने भी संत थे ना, उनको इकट्ठा किया और एक बड़े लेवल पर इन्होंने क्या किया, एक बड़े लेवल पर इन लोगों ने क्या किए, हरि कीर्तन किए थे। क्या किए थे, हरि कीर्तन किए थे। ये भी पूछा जाता है।
अब ये जो मल्लीनाथ जी हैं, इनका मेला भरता है, इनका मेला भी याद रखना इसी इसी तिलवाड़ा बाड़मेर जो लूणी नदी है इसके किनारे भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये भी याद रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक। अब एक चीज है, हमने कभी नहीं जाना कि मल्लीनाथ जी कैसे उपासक थे, सगुण थे या निर्गुण थे। तो मल्लीनाथ जी बेसिकली जो है वो कैसे उपासक थे, निर्गुण। अब ये बात आपको किससे पता चलती है कि ये निर्गुण उपासक थे? ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा अब एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। तब आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति है हरजी भाटी, हरजी भाटी, नाम गौर से सुनना। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है मालरी महिमा। बेसिकली मल्लीनाथ जी को माल लिखा है उन्होंने, मालरी महिमा। और इसी बुक में वो बताते हैं कि जो मल्लीनाथ जी हैं वो कैसे हैं, निर्गुण उपासक है। बाड़मेर का मल्लानी क्षेत्र है वो भी मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा है। तो मल्लीनाथ जी इस साल इंपॉर्टेंट है। और दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इनकी मम्मा का नाम। तो इनकी मम्मा का नाम क्या था? इनकी मम्मा का नाम था जानी दे, है ना। डैडी का नाम तो सबको पता है, राव सलखा जी या राव तीड़ा। पर मुझे ऐसा अंदर से पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि वो जानी दे पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी वाइफ जो थी वो बड़ी ही आध्यात्मिक नेचर की थी और इसी से प्रभावित हुए ये मल्लीनाथ जी, और ये भी अध्यात्म की ओर झुके। और जो इनकी वाइफ थी रूपा दे, उनके शिष्य थे, उनके गुरुजी थे उगम सिंह भाटी। तो फिर उन्होंने ही उगम सिंह भाटी को ही मल्लीनाथ जी ने गुरु बनाया, फिर उनसे योग की क्या ले ली, दीक्षा ले ली। इनका मेला यही लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और याद रखना है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है निर्गुण उपासक है। और ये बात कौन कहता है? जो हरजी भाटी है, उनकी बुक है मालरी महिमा। और ये भी पूछ सकते हैं कि मालरी महिमा हरजी भाटी ने किस पे लिखी है? मल्लीनाथ जी पे लिखी है। बेसिकली उसमें बताया है कि ये कैसे उपासक है, निर्गुण उपासक है। आगे चलें। चलो, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? सिंपल है, 108 की एम्बुलेंस क्यों आएगी? जब किसी विधेयक पर क्या होगा, मतभेद होगा। तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या है, मतभेद हो। तो सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? बहुत अच्छे से हम पॉलिटी पढ़े हैं, इसलिए हमें यहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाया गया? तो पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब बनाया गया? 23 अगस्त 2024 को बनाया गया था, क्योंकि इसी दिन हमारे लैंडर ने दक्षिण ध्रुव पर लैंड करा था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। और इसकी थीम भी थी कुछ कि चंद्र के स्पर्श करके, ऐसा कुछ था, चंद्र के स्पर्श से अनुभूति वाला कुछ था। तो याद रखना है कि वर्ष 2024 में जो हमारा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो बनाया गया था। और ये जो है ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत चौथा देश बन गया था, इंडिया 4th कंट्री बन गया था दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला। चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव को, चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला चौथा देश बन गया था। और जो थीम थी वो भी यही थी, चंद्र के स्पर्श। मुझे आगे वाली लाइनें याद रहती है ना, वो गाना है ना, छूकर मेरे मन को तूने जो किया इशारा, ऐसा कुछ। तो वैसे ही हमने जब दक्षिणी ध्रुव पर चांद को छुआ तो फिर हमें 23 अगस्त को क्या बनाना पड़ा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसको मिला? तो 23 के लिए 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। लेकिन आपको वर्ष 2024 के भी याद रखने हैं, जो मिले हैं तकरीबन 4 लोगों को, जिसमें से एक महिला है। और एक महिला को पहले लिख देते हैं, वो है मनु भाकर, जो कि है आपके निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। फिर हमें किसको याद रख लो? डी गुकेश को, जो कि किससे है? शतरंज से है। ठीक है, बहुत वैरायटी है इस बार। फिर है आपके प्रवीण कुमार, ये है पैरा एथलीट। क्या है ये? प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, ऊंची कूद के हैं बेसिकली ये, और पैरा एथलीट है। फिर हम देखते हैं हरमनप्रीत सिंह। कल भी हमने हरमनप्रीत सिंह को पढ़ा ना, तो हरमनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? हॉकी। तो वर्ष 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इन 4 लोगों को मिला है, जिसमें से एक जो है वो महिला है। और वो कौन है? वो है मनु भाकर। तो अगर पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 से सम्मानित एक महिला का नाम बताइए, तो मनु भाकर। कौन से फील्ड से है? निशानेबाजी से है। ठीक, आगे चलता है।
फिर देखो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सिंपल। फिर देखो निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे हैं? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, कौन नहीं रहे हैं? गोविंद गुरु। इनका संबंध किससे है? जनजाति आंदोलन से है। किनसे है? जनजाति आंदोलन। अब गोविंद गुरु के बारे में हमें सबको पता है कि जो गोविंद गुरु है 1858 में इनका जन्म होता है। देखो क्रांति के जस्ट एक साल बाद 1858 में इनका बर्थडे। हम इन्हें हैप्पी बर्थडे कब बोलेंगे? हम इन्हें हैप्पी बर्थडे बोलेंगे 1858 में। जब 1858 में इनका बर्थडे आता है और बासिया गांव जो है डूंगरपुर का, वहां इनका जन्म होता है। परिवार होता है इनका बंजारा, और कोटा के साधु जो होते हैं राजगिरी जी, उनसे ये दीक्षा लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं? संप सभा की स्थापना करते हैं 1883 के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना इस साल के लिए कि जो ये संप सभा, ये जो संप शब्द है, ये संप जो शब्द है बेसिकली ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये जब मैं पढ़ रही थी आपको पढ़ाने के लिए ये सब चीजें, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं स्टैंडर्ड्स बुक, पनगड़िया की बुक, मोहनलाल पंडारी की बुक, हर वो बुक जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है कई बार पेपर को देखते देखते, तो मैं पढ़ती हूँ। तब मुझे पढ़ते वक्त ये समझ में आया कि संप सभा एक्चुअली एक राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता की भावना। तो अब याद रखना कि संप सभा जो है वो एक क्या है? राजस्थानी वर्ड। और संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1883 में भीलों के सुधार के लिए, और इसीलिए गोविंद गुरु यहाँ पे प्रजामंडल से संबंधित बिल्कुल नहीं है। ठीक। फिर देखो कौन सी आचार संहिता लागू हो जाती है जैसे ही चुनाव की घोषणा शुरू होती है? सिंपल क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही क्या शुरू हो जाता है? चुनाव का बिगुल बज जाता है। ठीक है, चलो। फिर देखो तुलछा भील, ये सबसे ऑड क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आया है। अगर ऐसे ऑड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना होगा, पर अभी इसको तो तैयार कर लेते हैं। तुलछा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? तो ये थे विजय सिंह पथिक का। हालांकि यहाँ पे बहुत दिल कहेगा कि गोविंद गिरी पे टिक लगा दे, टिक लगा दे, और कुछ लोग लगा भी देंगे क्योंकि पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, तुलछा भील पर ध्यान रखना। हाँ, कुछ लोग मोतीलाल तेजावत के सामने भी जा सकते हैं। तो देखो दो ऑप्शन प्रेडिक्टेबल है जहां पे गलती होगी ही बच्चों के साथ, लेकिन विजय सिंह पथिक जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है एकदम। याद रखना, भूलना मत। हाँ, और एक जिनका भी रीट प्री क्लियर हुआ है और जिन्होंने भी चैनल पे मैसेज किए हैं कमेंट बॉक्स में, और सर को मैसेज किए हैं कि मैम हमारा हो गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप भी रीट मेंस की, और अंदर पक्का कर लीजिए कि रीट मेंस नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, और अभी तो फिलहाल रीट मेंस के लिए बैच नहीं शुरू करेंगे। जिस दिन से भी शुरू करेंगे मन से शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आपका सपना है टीचर बनने का वो पूरा हो। आगे चले। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो बेसिकली सीकर आंदोलन में कौन थी? किशोरी देवी थी। वो जो आपका 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक सम्मेलन होता है, पता है ना? कटराथल, ये उस समय का मी टू मूवमेंट है। हैशटैग मी टू मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा ना। एक टाइम आया था जब हैशटैग मी टू मूवमेंट करके पूरा का पूरा एक रोला पे आया था, जिसमें जिन जिन महिलाओं के साथ सेक्सुअल हेरसमेंट के केसेस आए थे उन लोगों ने हैशटैग मी टू के साथ अपनी स्टोरीज को क्या किया था? बताया था कि देखो मेरे साथ अब ये सेक्सुअल हेरसमेंट का केस हुआ है। तो राजस्थान का जो हैशटैग मी टू सम्मेलन है वो है 25 अप्रैल 1934 का कटराथल सम्मेलन। अब ये क्यों इतना जबरदस्त है? ये इसलिए इतना जबरदस्त है क्योंकि जो सीकर ठिकाने के अंदर सीहोत के ठिकानेदार थे। किसके ठिकानेदार थे? सीहोत के ठिकानेदार, जिनका नाम था मान सिंह। उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी, उनके बाल भी पकड़े थे, उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी। इसी मान सिंह की बदतमीजी के खिलाफ किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में भयंकर महिलाएं इकट्ठा हुई थी, और ये बिल्कुल हैशटैग मी टू जैसा आंदोलन था। यहाँ पे ठाकुर देशराज की वाइफ उत्तमा देवी भी मौजूद थी, और एक दुर्गा देवी करके हैं वो भी यहाँ पे क्या थी? मौजूद थी। तो किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी, उत्तमा देवी ने भाषण दिया था, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें याद रखना, सिंपल। और ये बदमाश ठाकुर कौन सा था? मान सिंह। ये वो कौन सा पिक्चर है? शोले पिक्चर वाला बढ़िया वाला ठाकुर नहीं है, ये घटिया वाला ठाकुर है मान सिंह। फिर देखो 15, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को।
सिंपल। हाँ, अब देखो हमें मैच करना है चरणदासी। तो चरणदासी जो संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली। वैसे जो चरणदास जी हैं, है ना, चरणदास जी, इनका जन्म होता है डेहरा अलवर में, ये बात सबको पता है। लेकिन इस साल के लिए अच्छा क्वेश्चन तैयार रखना कि ये चरणदास जी का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था रणजीत। क्या था इनका मूल नाम? रणजीत था। लेकिन मुनि शुक्रदेव, मुनि शुक्र से जब इनको क्या मिलती है, दीक्षा मिलती है, तब वो इनका नाम क्या कर देते हैं? चरणदास कर देते हैं। ये क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि चरणदास जी ने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो देखो इन्होंने जो भी बुक लिखी थी वो सारी की सारी बुक जो है वो लिखी है इन्होंने ब्रह्म ज्ञान सागर। ब्रह्म ज्ञान सागर याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब आरबीएसई बोर्ड की बुक में दे रखी है। ब्रह्म चरित्र भी लिखी है इन्होंने। क्या लिखी है? ब्रह्म चरित्र भी। तो चरणदासी संप्रदाय के ये जो चरणदास जी हैं, इनकी ये जो बुक है ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। जैसे आपको ब्रह्म ज्ञान सागर याद रखना है, ब्रह्म चरित्र याद रखना है, ज्ञान स्वरोदय ये भी याद रखना है, ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान स्वरोदय ये भी याद रखना है, भक्ति सागर भी लिखा है इन्होंने, ये भी याद रखना है। अब ये जो चरणदास जी हैं ये मिक्स वाली भक्ति करते थे। अब मिक्स वाली भक्ति क्या होती है? देखो मिक्स वाली भक्ति होती है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। और ये जो है, ये लोग जो हैं चरणदास जी वाले जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा पता है राधा और कृष्ण की पूजा करते थे और भगवत गीता को इन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चरणदास जी का एक क्विक रिविजन करते हैं जो इस साल बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ नया चाहता है ना, उसको भी कुछ न्यू चाहिए, है ना, फैशन की तरह। तो चरणदास जी बेसिकली डेहरा अलवर में पैदा होते हैं, लेकिन बचपन का नाम होता है रणजीत। और रणजीत नाम आपको याद करना मुश्किल नहीं है। फिर मुनि शुक्रदेव से दीक्षा लेते हैं, देन उनका नाम मुनि शुक्रदेव क्या निकालते हैं? चरणदास। अब उनका पूरा का पूरा अड्डा होता है, मुख्य अड्डा दिल्ली में। ठीक है, फिर ये बैठ के बुक्स लिखते हैं। अब ये कहते हैं कि यार सगुण और निर्गुण को मिक्स कर देते हैं, दोनों ही अच्छा है, सगुण भी अच्छा है निर्गुण भी अच्छा है। फिर कहते हैं यार भगवत गीता बेस्ट है, तो भगवत गीता को ही क्या बनाते हैं? अपना मुख्य ग्रंथ बनाते हैं। राधा और कृष्ण जो जुगल जोड़ी है, हमारे घर में बोला जाता है जुगल जोड़ी, मेरे घर में भी जुगल जोड़ी की बड़ी पूजा होती है। तो राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं, उनको नाम जब से भी याद करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे क्या लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं। पहले के दो नाम के आगे ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। क्लियर? चलो फिर देखो अलखिया। अलखिया संप्रदाय के थे लालगिरी जी, और लालगिरी जी है वो सुलखिया चूरू में जन्मे थे। और पता है इंटरेस्टिंग बात, ये बीकानेर के जो जूनागढ़ फोर्ट है ना उसके सामने आके बैठ गए थे, और आज भी जूनागढ़ फोर्ट में इनके नाम का लाल पत्थर है। तो इनका संबंध किससे है? बीकानेर से है। फिर देखो गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय का कहाँ है? गूदड़ संप्रदाय का है दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय की कहाँ है? तो नवल संप्रदाय की है जोधपुर। तो सही आंसर क्या होगा? ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर, डी में फर्स्ट। क्लियर? आगे चले, चलो। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिले में स्थित है? सिंपल, जैसलमेर। बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं, जैसलमेर का अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये, याद रखना। हाँ, अब देखो खानवा का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब देखो खानवा का युद्ध किस दिन होता है? तो हमें याद रखना है ये होता है 17 मार्च 1527 को। और एक तरफ होते हैं महाराणा सांगा और एक तरफ होते हैं आपके बाबर। वर्सेस में कौन है? बाबर। और जगह जो है वो खानवा है, भरतपुर की। तो खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ। बिल्कुल सही, बाबर ने यहाँ पे गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, तुलगामा पद्धति का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो जीता। दूसरा जो बाबर के जीतने का कारण था, जो सलहदी तंवर थे रायसीन के और नागौर के जो खान ज्यादा थे, वो राणा सांगा का साथ छोड़कर किसकी तरफ चले गए थे? बाबर की तरफ चले गए थे। दूसरा ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है, इनको भी याद रखना। एग्जामिनर ने पूछा है कि जब सांगा खानवा का युद्ध लड़ रहे थे तो कौन से दो लोगों ने सांगा के साथ चीटिंग की थी? तो किसने चीटिंग कर दी थी? तो चीटिंग करी थी आपके रायसीना के सलहदी तंवर ने और नागौर के खानजादा ने। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है इस वक्त? करेक्ट है। इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है, कोई भी गड़बड़ है नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखो, इस युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हुए थे। बेसिकली सांगा बहुत घायल हुए थे
और मेवाड़ का राज चिन्ह सिरोही के अक्खेराज देवड़ा ने धारण किया, गलत। अब देखो हुआ क्या था कि राणा सांगा जो है वो घायल हो गए थे युद्ध में, तो घायल सांगा को युद्ध से निकाला। किसने निकाला युद्ध से? तो निकाला सिरोही के अक्खेराज ने। किसने निकाला? सिरोही के अक्खेराज ने। और इन्हें कहाँ लेके गए थे? बसवा दौसा शिफ्ट किया था। अब चूंकि भगदड़ ना मच जाए इसलिए राणा सांगा का जो राज चिन्ह है वो पहनाया गया था हलवद काठियावाड़ के झाला अज्झा को। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो केवल एक स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। और रीट मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था कि सांगा की मृत्यु कब हुई है, तो सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में हुई है और सिर्फ 46 ईयर्स के थे। अब आप कई बार सोचो कि यार सांगा की डेथ क्यों पूछी? सांगा की डेथ पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि सांगा की डेथ के बाद राजपुताना और पूरे भारत की जो दिल्ली सल्तनत है उसका पूरा का पूरा टाइम चेंज हो गया था और मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसलिए सांगा की डेथ पूछना वाजिबी है। कई बार मुझसे कोई लोग पूछते हैं कि मैम यार सांगा की डेथ याद करें क्या, हर राजा की डेथ याद करें? नहीं, हर राजा की डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ राजाओं की डेथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके डेथ के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हुआ, उस वैक्यूम के बाद एक नया पॉलिटिकल जो एरेना है वो बना। जैसे सांगा की डेथ के बाद बेसिकली मुगल्स जो है वो भारत में जमने शुरू हो गए थे, इसीलिए आपको रीट के अंदर सांगा की डेथ पूछी गई। मतलब एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछता है कि उसके पीछे एक घनघोर कारण होता है, तो 30 जनवरी 1528 सांगा की डेथ, 46 ईयर्स के थे सांगा। सोचो 46 ईयर्स में ये आदमी अपना सब कुछ कर गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो कच्छी घोड़ी डांस बड़ा ही शानदार राजस्थान की जान, एक व्यवसायिक नृत्य है, कमर्शियल डांस है और बेसिकली विवाह और मंगल अवसरों पे होते हैं। सरगड़े, ढोली, कुम्हार कास्ट के लोग जो हैं वो नागौर और उसके आसपास क्षेत्र डीडवाना, कुचामन, पर्वतसर में करते हैं। और बांस की घोड़ी होती है और ये जो है लस्कारिया, रसिया, बींद, रसाला इन गानों पे डांस करते हैं। और मैंने इसे लाइव देखा है, तो ये इस प्रकार से आगे पीछे होते हैं कि जब ये पैर से आगे पीछे होते हैं ना तो कमल के फूल का पैटर्न बनता है। ठीक है, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो याद रखना कच्छी घोड़ी के बारे में जो भी अभी मैंने बताया सारी चीजें गौर से सुन लेना। फिर देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब देखो हम ये है बालू का स्तूप के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम बालू का स्तूप की करते हैं फिर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देखो बालू का स्तूप है ना, ये जान है, ये किसकी जान है? डेजर्ट की, है ना, मरुस्थल की। जैसे कहता है ना ये मेरी जान है, तो बेसिकली ये मरुस्थल की बेस्ट सबसे प्यारी वाली गर्लफ्रेंड है ना। मरुस्थल की गर्लफ्रेंड का अगर आप नाम लोगे तो वो बालू का स्तूप होगा। मजाक की बात हुई, थोड़ा तनाव के माहौल में हंसना जरूरी है। अब बालू का स्तूप बनते कैसे हैं? तो बालू का स्तूपों के लिए बताया आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको गर्म हवा, ठीक है, प्लस गर्म हवा के बाद आपको क्या चाहिए? महीन रेत के कण। क्या चाहिए? महीन रेत के कण। और उसके साथ आपको क्या चाहिए? अवरोध। ये तीनों चीजें जब एक साथ आती है तभी आपके क्या बनता है? बालू का स्तूप बनता है। अब राजस्थान में क्या होता है कि जब भी गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती है, तो जब ये गर्म हवाएं चलती है तो ये बालू मिट्टी को, सोतीवी को जगाती है और जगाकर उन्हें क्या करती है? किसी न किसी अवरोध के सहारे बिठा देती है। किसी न किसी अवरोध के सहारे क्या करती है? बिठाती है। अब जैसे इस तरफ हवा चल रही है और मिट्टी के कण इनके 90 डिग्री के एंगल पे बैठ जाए तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। अब जैसे 90 डिग्री है तो अगर इस प्रकार से आपकी मिट्टी बैठ रही है तो वो कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ बनता है, जिसके प्रकार है बरखान भी। अब अगर हवा की दिशा इस तरह से चल रही है और मिट्टी का कण एकदम मम्मी का राजा बेटा है, अच्छा बच्चा है, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके मिट्टी के कण बैठ रहे हैं, तो आप देखते हो इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जिन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। तो बेसिकली बालू का स्तूपों की कहानी है और बालू का स्तूपों की कहानी में पहला क्या दे रखा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो मम्मी के राजा बेटे नहीं है, वो मम्मी के बदमाश बच्चे हैं। ये मम्मी के बदमाश बच्चे जिस डायरेक्शन में गर्म हवा चल रही होती है उसके 90 डिग्री समकोण पर बैठते हैं। पहली बात, किस पर बैठते हैं?
समकोण पे बैठते हैं, पहली बात। और ये जो समकोण पे बैठते हैं ये किसी अवरोध के सहारे बैठते हैं, और इसमें गहरा बालू गहरी होती है, एकदम गहरे बालू के क्षेत्रों में ये मिलेंगे आपको। और मंद वायु होगी, गर्म हवा की जो रफ्तार है वो कैसी होगी, मंद होगी। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, याद रखना बहुत गौर से। ये मिलेंगे आपको पूगल में, ये मिलेंगे आपको रावतसर हनुमानगढ़ में, पूगल बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरत गढ़गंगानगर में, चूरू और झुंझुनू में। तो दिमाग में पिक्चर क्या करनी है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनाना है, मतलब मम्मी के बदमाश बच्चे, यानी कि जिस हवा में मंद गति से धीमे धीमे गर्म हवा चल रही है उसी के 90 डिग्री के एंगल पे आपको इन्हें क्या करना है, बिठा देना है। एक बार ये बैठ गए, बैठने के बाद हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये मिलेंगे आपके पूगल बीकानेर में, मतलब जो कोर डेजर्ट है, जो डेजर्ट का सबसे अंदर का हिस्सा है, यानी कि पूगल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरत गढ़गंगानगर, चूरू और झुंझुनू। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अवरोधी बालू का स्तूप, वो जगह जहां अवरोध के सहारे सारे बालू का स्तूप, बालू के स्तूप बनेंगे। कोई पत्थर हो सकता है, कोई झाड़ी हो सकती है, उसके चारों ओर क्या बैठ जाए, मिट्टी बैठ जाए, बालू मिट्टी बैठ जाए, तो क्या बनते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। ये पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ये पुष्कर में मिलेंगे आपको, ये बूढ़ा पुष्कर में भी मिलेंगे। ये जगह याद रखना सारी की सारी, हो सकता है आपका एग्जाम में क्या आ जाए, फिर से क्वेश्चन आ जाए। अवरोध के सारे जमाव होता है पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, जोबनेर, कुचामन, जोबनेर, कुचामन, और सीकर की हर्ष पहाड़ी। सीकर की कौन सी पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी। ये सब जो जगह हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। अब क्या लिखा हुआ है, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। अरे बाबा गलत बात, ओसिया जोधपुर, ओसियां जोधपुर में सबसे प्यारे बरखान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जोधपुर के पश्चिमी भाग में आपको भर भर के क्या दिखेंगे, बरखान बालू का स्तूप मिलेंगे। सिर्फ फलोदी वाला जो हिस्सा है वो ही बालू का स्तूप मुक्त है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इतना लॉजिक लगाना होगा तभी आपके क्वेश्चन अब सही होंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी करेक्ट है, सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आगे चले, चलो मंदिरों वाला शासक, इजी क्वेश्चन, राज सिंह, ठीक है। चलो फिर देखो कौन सा असत्य है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वलरा कहते हैं। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। राजस्थान में 14 कृषि, नहीं, राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर। चलो, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से तथ्य सत्य है। इसका निर्माण कैम्बियम युग में हुआ। यार क्यों झूठ बोलते हो, ये प्री कैम्बियम में बनी है। किस में बनी है, प्री कैम्बियम में, ठीक है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। मुख्यतः आग्नेय नहीं, ये कायांतरित चट्टानों से बनी है। ये दक्षिण पश्चिमी, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ ये क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब देखो जयगढ़ है ना, इसको मिस्चीवियस फोर्ट बोलते हैं, रहस्यमयी दुर्ग बोलते हैं। ईगल्स जो पहाड़ी है, ईगल की पहाड़ी है, जिसपे आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जयगढ़ के दुर्ग पर जो चीला का टीला है उस पर खुदाई भी कराई थी, क्योंकि कच्छावा शासकों ने अपना खजाना कहाँ छुपाया था, जयगढ़ के अंदर छुपाया था। तो अगर चीला का टीला पूछ ले या ईगल की पहाड़ी पूछ ले, सबका संबंध किससे है, जयगढ़ से है। जयगढ़ जो है बेसिकली आपका रहस्यमयी दुर्ग है, और इसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने। और इसको परिवर्धन, इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किसने किए थे, वो जवाई जयसिंह सेकंड थे। ये कंफ्यूजन मत कर लेना था कि बनाया किसने था, बनाया मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने था, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस करके इसको परिवर्धित किसने किया था, वो सवाई जयसिंह सेकंड थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रसिद्ध है अपने विशाल टांकों के लिए, इसके अंदर पानी का स्टोरेज बहुत है। और ये बहुत देखने अच्छा, मतलब कमी देखने को मिलता है कि किसी दुर्ग के अंदर पानी का इतना बड़ा बड़ा टैंक, पानी स्टोरेज बहुत अच्छा किया है इन्होंने। तो ये अपने विशाल जलाशय और टांकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरी ये प्रसिद्ध है अपने राजनीतिक कैदियों के अंदर, मतलब अगर किसी को एक बार जयगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया तो फिर वो जिंदा बाहर नहीं आएगा। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है विजय सिंह जी, जिनको जयसिंह ने कैद किया था और फिर वो मृत्यु के बाद ही बाहर आए थे। तो ये जयगढ़ जो है वो थोड़ा क्या है, रिस्की मामला है। आगे चले, चलो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है ना, सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दो तो मुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हम पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़े, हम सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़े,
पर पॉलिटी को तो हमने बहुत ही अच्छे से किया है। तो सिंपल आंसर दिख रहा है, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि सनम हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। चलो, हाँ, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कांच उद्योग के कारखाने और जिले, धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर सही है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क, ये सवाई माधोपुर में नहीं है, ये भी धौलपुर में है और ये पब्लिक सेक्टर का ही है, मतलब सरकार का फैक्ट्री है और 1964 से इसमें उत्पादन शुरू है। 1964 से इसमें उत्पादन शुरू है और ये गंगानगर शुगर मिल्स के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? गंगानगर शुगर मिल्स। बेसिकली यहाँ पे बॉटल्स बनती है जिसमें शराब क्या होती है, इनबिल्ट होती है, मतलब अंदर जाती है शराब। वो शराब को भरने के लिए बोतल चाहिए होती है ना, वो यही बनती है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर सही है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा सही है। तो असुमेलित युग्म जो है वो आपका यही है। आगे चले। हाँ, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन सा नहीं जुड़ा है? बाड़मेर नहीं जुड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर देखो, राजस्थान का अमरनाथ, पाली जिले का जो परशुराम महादेव मंदिर है वही है। तो फर्स्ट, और इसको शॉर्ट्स पे देखना बहुत खूबसूरत है सच में, और मॉनसून के दौरान तो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। मेरी इच्छा है जाने की, अगर पाली से कोई स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना है इस बार से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर, सबसे अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे लोग कर देंगे जयपुर, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता जो है शहरी वो उदयपुर की है। कितनी है? तो उदयपुर की है 87.5। कितनी है? 87.5%। तो अगर आपको ग्रामीण साक्षरता पूछ ले सिंपल कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है राजस्थान के अंदर 2011 के अनुसार वर्तमान में, तो ग्रामीण साक्षरता कितनी है राजस्थान के अंदर? तो 61.4% है अभी। तो देखो, बहुत अच्छे से इसको देखो। फिर आपको ये पूछ ले कि ये ग्रामीण साक्षरता कितना प्लस हुई है 2001 से, तो 2001 से ये कितने प्लस में है? 2001 से ये प्लस में है 6.1% के, यानी कि पिछला 55.3 था, क्योंकि आजकल प्लस पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शहरी साक्षरता की। तो नगरीय या जो शहरी साक्षरता है वो 2011 में औसत कितना है? तो औसत उसका कितना आता है? उसका औसत आता है आपके, बहुत सिंपल है याद रखना, 7 के बीच में 9 रख दो, 79.7% है। अब ये कितना बड़ा है 2001 से, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो 2001 से कितना बड़ा है, कितना प्लस हुआ है? 3.5% प्लस हुआ है। चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप ली गई है, इसलिए ग्रामीण साक्षरता की हाइप आपको पूछी जा सकती है। अब हमें याद रखना है शहरी साक्षरता का मैक्सिमम शहरी साक्षरता में कौन है? यहाँ पे आपने आंसर देख लिया है, उदयपुर है 87.5% के साथ। लेकिन शहरी साक्षरता का मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम होगा शहरी साक्षरता का जालोर। मिनिमम क्या होगा? शहरी साक्षरता का जालोर होगा। और परसेंटेज कितना होगा ये भी याद रखना, 70.1%। अगर हम ग्रामीण साक्षरता जो है, ग्रामीण लिटरेसी है, उसका मैक्सिमम देखें तो उसका ग्रामीण लिटरेसी का मैक्सिमम आएगा हमारे झुंझुनू में। कहाँ आएगा? झुंझुनू में। और कितना आएगा झुंझुनू के अंदर? 73.4%। अगर हम ग्रामीण लिटरेसी का मिनिमम देखें तो वो मिनिमम कहाँ आएगा? आपके सिरोही में आएगा। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई है अच्छे से दिमाग में रखना। 49%, कितना? 49% दिमाग में रखना। एक बार फिर से लिख देती हूँ कि जो ग्रामीण लिटरेसी है 2011 के अंदर वो परसेंटेज में कितनी है? तो ग्रामीण लिटरेसी है 61.4%, जो कि 2001 से कितनी प्लस में जा रही है? 60.1% पे जा रही है, यानी कि पिछली 55.3 थी। अब जो ग्रामीण लिटरेसी 2011 का मैक्स जो है वो है झुंझुनू, और जो मिनिमम है वो है सिरोही है। ठीक है, एक बार हम परसेंटेज को छोड़ते हैं, परसेंटेज से पीछे लिख के छोड़ देते हैं 73.4 और यहाँ पे लिख देते हैं 49%। फिर हम आते हैं शहरी पे। तो जो शहरी साक्षरता है, शहरी लिटरेसी है, जो नगरीय लिटरेसी है
वो कितनी है, शहरी साक्षरता जो है 2011 के अंदर वो है 79.7, और इसका शहरी लिटरेसी का जो मैक्सिमम है वो है आपका उदयपुर, और उदयपुर में भी कितना है 87.5 है, और मिनिमम जो है वो है जालोर, और वो कितना है 71.1%। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चले। सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंपल, वर्धा में हुई थी। हम राजस्थान सेवा संघ का डिटेल एनालिसिस पिछले के पेपरों में कर चुके हैं, तो यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर देखो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, तब। अब आप बताएं आर्टिकल कौन सा है, अच्छे से पढ़े हैं हम फुल लेंथ के अंदर। फिर देखो, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता आती है? तो वो होता है मूल अधिकारों का संरक्षण 32 और 226 के तहत। फिर देखो, वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो ये मिला है पियरे एगोस्टिनी फेरेक क्राउन और एनी हुलियर को संयुक्त रूप से। अभी आपको यहाँ पे 2024 का याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ही नाम है और आपको बेहतरीन तरीके से ये दोनों नाम याद हो जाएंगे। ये होंगे जॉन हॉपफील्ड प्लस जेफरी हिंटन। और इन लोगों को पता है किस लिए मिला है? मशीन लर्निंग और एआई के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? मशीन लर्निंग और एआई के लिए। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन का नाम 2024 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए याद रखना। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जमाना है। ठीक, आगे चले। चलो, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पे जयपुर आए थे? बेसिकली जो जयपुर का जंतर मंतर बनाया गया था ना, उसको देखने के लिए ये सब आए थे। बोले यार गजब की बात है। वैसे भी यूरोप का इंटरेस्ट बहुत है हॉरोस्कोप के अंदर। तो क्लाउड बॉडियर फ्रांस के थे, आंद्रे स्ट्रोबल जर्मनी के थे, फादर एंटोनी गेबल्स पैराग्वे ये भी आए थे, फादर पेड्रो द सिल्वा ये भी आए थे। ये सभी आए थे। तो 1 2 3 4 रटना नहीं है, मजे से देखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक, विम्बलडन टेनिस 2024 के पुरुष व महिला एकल विजेता इंपॉर्टेंट है, ये है कार्लोस अल्कारेज और पी रिजकोवा। सिंपल है, ज्यादा इसमें क्या नहीं करे, पढ़े नहीं। दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने हैं जैन मंदिर? तो संख्या में कितने हैं? 5। इजी क्वेश्चन। चलो, शिव शक्ति पॉइंट क्या है? अगेन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का पदार्पण स्थल, इसरो का नया हाइब्रिड रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, डीआरडीओ का मिसाइल निर्माण की लैब का नाम। तो 50 तो बहुत इजी है। 50 बेसिकली क्या है? चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर है उसका वो जगह जहां वो क्या करा था, उतरा था, उसको नाम दिया था हमने शिव शक्ति पॉइंट। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? रॉक फॉस्फेट उदयपुर में मिलता है। उदयपुर की कौन कौन सी जगह है? डाकन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, और खान वाली जगह है, नीमच माता है, ये सारी उदयपुर की जगह है। जैसलमेर बाड़मेर का फतेहगढ़ बिरमानिया है, और जयपुर वाले क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। तो पाली से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, तो पाली। फिर देखो, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? तो ये था राजस्थान पुनर्गठन आयोग। बेसिकली ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसको क्या लिख दिया गया है? राजस्थान पुनर्गठन आयोग। ये था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था। फिर देखो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएन की स्थिति में वो अपने पक्ष में क्या नहीं दे पाएगा? मत नहीं दे पाएगा। बस यही एक इनडिफरेंट चीज है। सिंपल। चलो, मेव कृषक आंदोलन, इजी क्वेश्चन। मेव कृषक आंदोलन बेसिकली ये वो आंदोलन है जिसने किसान आंदोलन से खुद को चेंज करके सांप्रदायिकता का चोला पहन लिया था, और इसमें यासीन खान मुख्य नेता कौन थे? यासीन खान थे। ठीक है, चले। यार अहमद यादगार खां से कुछ याद आता है क्या? मुझे तो याद आ गया है अहमद यादगार खां से। ये यादगार शब्द से मुझे कुछ याद आया है, मुगलों का कुछ साहित्य याद आया है। अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज बताना। फिर देखो, पंसारी की हवेली कहाँ है? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। सीधा क्वेश्चन है पर्यटन से। फिर देखो, भोपाल का कैदी नामक लेखक कौन लिखा है? उपन्यास कौन लिखा है? तो ये टिम वॉकर है, भोपाल का कैदी, याद रखना। फिर देखो, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया है? तो स्वामीनाथन को दिया है, चौधरी चरण सिंह को दिया है, लाल कृष्ण जी को दिया है, वर्गीस कुरियन को अभी नहीं दिया है।
ठीक, करंट का क्वेश्चन है, 1 साल पीछे गए हैं ना। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अभी पढ़े थे ये मम्मी के बदमाश बच्चे। बीकानेर के पूगल में मिलेंगे, गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलेंगे, रावतसर हनुमानगढ़ में मिलेंगे, चूरू और झुंझुनू में भी मिलेंगे। ठीक है, जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहीं मिलेंगे, हनुमानगढ़ के नोहर में नहीं मिलेंगे। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहाँ मिलते हैं ये? तो मिलते हैं ए और बी में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 4, हनुमानगढ़ के रावतसर में मिलता है। ठीक है, फिर भारत की ज्योति सुरेखा खेल की किस स्पर्धा से संबंधित है? तो ज्योति सुरेखा किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन जो हैं वो क्या हुए हैं? कंप्लीट हुए हैं। अब आपको साइंस, रीजनिंग और मैथ्स देखने को मिलेगी दीपक सर के द्वारा। तो थैंक यू। और वंस अगेन रीड प्री वालों, आपने मेहनत की है इसलिए आप पास हुए। मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छे से है। तो आपकी जो ये अच्छी आपने मेहनत की और आप सफल हुए, उसके लिए आपको ही इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई। मैंने सिर्फ अपना काम किया और आगे भी रीट मेंस में मैं अच्छा काम करूंगी। फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, पूरी शिक्षक भर्तियों में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। ठीक है, तो बाय, और अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय। चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर जो क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पूछे गए थे, अब उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं, उनके आंसर्स की बात करते हैं, कैसे कौन सा सॉल्यूशन आया उसके बारे में अब अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने देखते हैं क्वेश्चन से पहले देखो एक ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि अपने बार अपना जो एक और पेपर है स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा, उसका जो है वो एग्जाम जो है 1 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एकदम तैयार हो जाइए। और इसके अंदर देखो प्राइस देखो, फर्स्ट है 11,000, सेकंड है 5100 और थर्ड प्राइज है वो है 2100। और 4 से 10 रैंक वालों को क्या दिया जाएगा? नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ पर कंडक्ट करवाया जा रहा है? ये करवाया जा रहा है जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर, नौहर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। और ये प्राइज जो है इनको लेने की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अपने चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, 2 या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका मतलब वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपना हो जाएगा अणु। ठीक है, अब जैसे यौगिक होता है ना, यौगिक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो मिलकर बनते हैं। मतलब इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, इसके अंदर जैसे अपने अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं वो भी इसके अंदर अपने साथ में वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे जमीन से निकाला जाता है तो वो यौगिक के रूप में निकलते हैं। मतलब यौगिक के रूप में कुछ अशुद्धियां भी होती है वो साथ में रहती है। ठीक है, और केवल दो से अधिक परमाणु के रूप में जो रहता है वो रहता है अणु रहता है। ठीक है, ये याद कर लेना, अणु। अब देखो कार्बन, देखो कार्बन टॉपिक जो था उसके नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो सारे कर चुके हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है ये। तो कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? गलनांक अधिकतम मतलब कि जिसको गलाने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? देखो ऑप्शन है मीथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक एसिड जो है ये अपने को याद करना है कि कार्बन का वह यौगिक जिसका गलनांक जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सा कचरा सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक बना रहता है? मतलब जिसको नष्ट करना है वो मुश्किल होता है। देखो जैव चिकित्सा, ज्वालामुखी की राख, वायु प्रदूषण, ये नाभिकीय कचरा। देखो इसमें ऑप्शन इस तरीके के दिए गए हैं जो कि अपने जो है वो केमिकल से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन होगा वो नाभिकीय कचरा। ठीक है, नाभिकीय कचरा क्या होता है? जैसे मान लो विमान वगैरह जाते हैं तो वहां पर जैसे अंतरिक्ष के अंदर भी क्या होता है, बोला जाता है कि अधिक विमान वगैरह के जाने के कारण से वहां पर नाभिकीय कचरा अधिक हो गए। तो अंतरिक्ष को भी इंसानों ने प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर जो नाभिकीय कचरा होता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लंबे समय तक कौन सा बना रहता है? नाभिकीय कचरा जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण, मतलब मौसम के परिवर्तन के कारण जो विलुप्त हो गया उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो उसर्स मेरिटिम्स, रेड पांडा, ब्रेम्बल के मेलोमिस। ठीक है,
नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन ऑप्शन जो है ये वाला अपना सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, मौसम के कारण से, परिवर्तन के कारण से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो किसी ट्रिक से भी इसको जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिनको नवीनीकरण किया जा सकता है। देखो, कोयला जितना है क्या नया बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। पेट्रोल को नया बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका? ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सूर्य, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि नवीनीकरण के अंदर किसको रखा जाता है? सूर्य को रखा जाता है। और अनवीनीकरणीय में वे पदार्थ आते हैं जिनको नया नहीं बनाया जा सकता, जो प्राकृतिक रूप से अपने को मिलते हैं और हमेशा वो उसी कंडीशन में रहते हैं और नया नहीं उसको बनाया जा सकता। जैसे खनिज है, वो नए नहीं बनाए जा सकते, वो जमीन में जितने हैं वो हमारे पास में उतने ही अवेलेबल है। जो चीजें नई बनाई जा सकती है उनको नवीनीकरणीय बोला जा सकता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या है? तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। सिल्वीकल्चर कहते हैं कि वनों के विकास एवं जनन से संबंधित अध्ययन। तो ये याद करना है, वनों के विकास व जनन से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। देखो, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? जहां पर जीव जो है वो खतरे वाली स्थिति के अंदर है। ठीक है, जो खतरे वाली स्थिति के अंदर होती है। जैसे देखो, ऑप्शन है स्थानीय फूलों के पौधे व उससे जुड़े खतरे, वनस्पति और जीव की विविधता से संबंधित कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में हॉट स्पॉट पर मुख्य विशेषता उसकी होती है कि जो विलुप्त होने वाले हैं उनको हॉटस्पॉट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, 73 के बाद में है 70। हाँ ठीक है, अब देखो, अब जो क्वेश्चन थे साइंस के वो हो चुके हैं, अब अपने रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखो, एक जो है पिछले टॉपिक वाला क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है पहले भी अपने हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 5वें अक्षर की बाईं ओर, देखो ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है बायां या फिर लेफ्ट। ठीक है, ये होता है दायां साइड। ठीक है, ये होता है राइट। ठीक है, अब देखो, दाएं छोर से पांचवा, ठीक है, दाएं छोर से पांचवा अक्षर के बाईं और 15वां, तो ये बाईं साइड, तो इधर ये 5वां था, इधर और चलेंगे तो कितने 15 और चल गए, तो टोटल मिला के 20 चल चुके। ठीक है, इधर से 20। और मैंने क्या बताया था कि जब आपको नंबर दूसरी साइड से निकालना तो 27 में से घटाना है। इधर से देखो 20वां नंबर है, उधर से कितना हो जाएगा 7वां, 27 माइनस 20 कितना आ जाएगा 7वां। ठीक है, अब 7वें नंबर पे जो है ना वो अपना उत्तर हो जाएगा। और G7 मैंने आपको याद करवाया हुआ है, 7 नंबर पे G आता है। ठीक है, ये अपने जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी लगभग 1 साल पहले, रीजनिंग का पूरा कोर्स जो है अपने फर्स्ट ग्रेड का प्लेलिस्ट के अंदर बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर ये नंबरिंग याद करवाई थी कि कौन सा डिजिट है वो कौन से अल्फाबेट है कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो साइंस का क्वेश्चन है, पी एक्स, देखो इस तरीके से पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्या। शून्य मतलब कि एक्स की कितनी वैल्यू आ सकती है। देखो एक चीज हमेशा ही याद रखना, एक्स की उतनी ही वैल्यू आ सकती है जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है भाई, एक्स की पावर 2 दिखाई दे रहा है तो इसकी मैक्सिमम 2 पावर दिखाई दे रही है, तो 2 ही इसके रूट्स निकल सकते हैं। रूट्स मतलब कि 2 ही इसके शून्यक निकल सकते हैं। शून्यक मतलब वो वैल्यू जो रखने पर उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। समीकरण की कितनी वैल्यू है कि यहाँ पर रखने पर ये समीकरण 0 हो सकती है, तो पावर कितनी 2, तो 2 वैल्यू इसकी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग नहीं ब्लड रिलेशन का। देखो ए बी सी डी ई एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, ई बी और ए की माँ है। ठीक है, तो ई और सी में अपने को संबंध बताना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले देखो ई की बहन एफ, ये बना दी मैंने ई की बहन है एफ, बहन कौन है एफ है, तो एफ के ऊपर हमने गोला लगा दिया।
बी डी का पिता, देखो बी और डी में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ए और सी में भी कोई नहीं है, तो अपने को ई और एफ के हिसाब से देखना। देखो ये ई है, ई बी और ए की माँ है, मतलब ई माँ है किसकी, बी और ए की माँ है। चलो बी और ए की माँ हमने बना दिया। उसके बाद में देखो ए सी की माँ है, ए जो है ये माँ है किसकी, ये है सी की माँ है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया ई और सी का संबंध, मतलब ई पहले कौन है, ई, तो ई के ऊपर हम क्या लिखेंगे, सी के संबंध में, तो ये हो जाएगी नानी, और ये क्या हो जाएगा, दोहिता या दोहिती, दोहिता या दोहिती, ये अपने हो जाएगा, ठीक है। अगर सी पहले आता तो अपने को सी वाला उत्तर बताना पड़ता, और सी वाला उत्तर जो है फिलहाल अपने कह नहीं सकते कि क्या उत्तर आएगा, क्योंकि दोहिता भी हो सकता है, दोहिती भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से अपने जो है एक ऑप्शन में, या तो एक ऑप्शन में दिया जाता या फिर लिखा होता कि कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अपने को ई का पूछा तो ई क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, ठीक है, नानी दादी। अब देखो ये नानी और दादी को एक ही क्यों माना जाता है, दो ही एक ऑप्शन में क्यों दिए गए, रीजन उसका ये कि इंग्लिश में दादी और नानी दोनों को ग्रैंड मदर बोला जाता है। तो दादी और नानी, वैसे अंग्रेजों की दुनिया के हिसाब से देखें तो दोनों एक ही है, चाची, मौसी, मामी, ताई, बुआ, इन सबको आंटी बोला जाता है, तो इसलिए इनको एक ही ऑप्शन में रखा जाता है। तो जब भी आपको पेपर में आपका उत्तर नानी आ रहा हो और ऑप्शन के अंदर दादी हो तो दादी कर देना बिना सोचे समझे, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापन कर सकता है, मतलब क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखो ये है H और ये है K, देखो H आता है 8 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, कितना डिफरेंस है 3 का, K आता है 11 पे और Q कितने पे आता है, देखो Q जो है MNOPQ, ठीक है। तो देखो कितने नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 नंबर पे, ये 11, तो ये 6 का गैप हो गया भाई, ये 17 पे, ये 11 पे, ये 8 पे, कितना देखो 3 का गैप है, 6 का गैप है। और उसके बाद में देखो Q है 17 पे और Z अपना कितने पे आता है, Z आता है अपना 26 पे, ठीक है। तो कितना गैप हो गया, 12 का गैप हो गया, नहीं है देखो 9 का गैप हो गया, इसके अंदर कितना 9 का गैप हो गया। अब अगला क्या आएगा, अब अगला आएगा 12 का गैप लेते हुए आएगा, यहाँ पर 12 का गैप लेते हुए आएगा, ठीक है। 12 देखो 12 का मतलब देखो अब जेड पे खत्म हो गया, अब ए से स्टार्ट होगा और 12 नंबर तक चलेगा, ए से स्टार्ट होकर 12 नंबर पर चलेगा, मतलब कि एल जो है यहाँ पर अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे के है, 12 नंबर पे एल है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखना क्या है, डिफरेंस देखना है। अगर अल्फाबेट्स के अगर आपको नंबर याद है कौन से नंबर पे आता है तो आधी प्रॉब्लम आपकी जो है वो यहीं पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में देखो ये है अपने स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैथ के 4 अलग आते हैं, स्टैटिस्टिक एक एक्सरसाइज के ही 4 प्रश्न आते हैं, तो बहुत ही बेशकीमती एक्सरसाइज है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ वहां से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है 24, फिर अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, बहुलक माइनस माध्यिका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद में माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना, अपने को क्या बताना, माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना। अब देखो एक ही फॉर्मूला बता रखा है कि माध्यिका, माध्य और इनके अंदर जब अपने को निकालना होता तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये जो है ये अब इसका फॉर्मूला होता है। अब ये याद कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे याद करें, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है कि प्लस के अंदर कौन रहेगा, माइनस के अंदर कौन रहेगा, गुणा किसके साथ में होगा और किसके साथ में 2 का गुणा होगा, किसके साथ में 3 का गुणा होगा, ये कंफ्यूजन अब मैं दूर करने वाला हूं। देखो माध्यिका में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, पूरे अक्षर गिनने, आधे नहीं गिनने, 1 2 3, 3 की गुणा। माध्य में कितने अक्षर है, 1 2, तो 2 की गुणा, ठीक है। अब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, देखो 3 में से 2 घटते हैं या 2 में से 3 घटते हैं। जब छोटे थे तो अपने को यही सिखाया गया 3 में से 2 घटते हैं, तो पहले 3 वाला फिर 2 वाला, ये याद हो गया होगा।
ठीक है। अब देखो यहां पर अपने को निकालना है माध्य का व माध्य का अंतर, माध्य का व माध्य का अंतर। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, बहुलक है यहां पर, और तीन माध्यिका में से एक माध्यिका मैं यहां पर ले आता हूं, माध्यिका इधर ले आऊंगा, तो यहां पर तीन में से एक इधर चली गई, यहां पर प्लस की थी, यहां पर आकर माइनस की हो गई। ठीक है, अब ये तीन थी, तीन में से बच गई दो, दो इंटू माध्यिका माइनस दो इंटू माध्य। ठीक है, अब देखो बहुलक माइनस माध्यिका, इसकी वैल्यू तो कितनी है 24, 24। अब देखो दोनों में दो कॉमन है, दो मैंने कॉमन ले लिया, माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, अब देखो 24/2 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, 12 क्या आ गया, देखो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना आ गया, 12 आ गया। अपने को क्या निकालना, माध्यिका और माध्य का अंतर ही निकालना था। 12 जो है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये जो है अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन आप सीख जाते हो तो आप हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी स्टैंडर्ड है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको पेपर में प्रश्न मिलने की संभावना 1% पक्का आपको मिलेगा यहाँ से, इसलिए याद कर लेना। ठीक है, और अगर मैं बताऊं इस एक्सरसाइज में से एक जो है अपना माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला है, खाली माध्यिका निकालने का, एक बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूले याद कर लेना। मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन आपका यहां से पुटअप हो जाएगा। ठीक है, 49 के बाद में है 50 नंबर, 52 नंबर। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का अंतर। देखो गणित के अंदर हार्ड कुछ नहीं है, गणित के अंदर हार्ड जो चीज है ना वो है अपने दिमाग में बैठी हुई चीज कि ये चीज हार्ड है। ठीक है, साथ ही साथ में गणित में जितना आपने पढ़ा है गणित मैंने भी उतना ही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज अगर अपने को समझ में आने लग जाती है तो फिर वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 642, मतलब कि x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई कितना है 642, 642। x माइनस वाई बराबर कितना है 642। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 8 भागफल है तथा 19 शेषफल है। इसका मतलब देखो क्या किया गया, बड़ी संख्या को भाग दिया, क्योंकि बड़ी संख्या देखो ये प्लस में है, इसका मतलब ये क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया। भाग देने पर क्या आया, 8 भागफल आया, 8 बार भाग गया। ठीक है, 8 बार भाग गया और शेष कितना बचा, 19 शेष बचा। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 8, मतलब देखो ये देखो यहां पर 8 था, यहां पर 3 से भाग लगाया। ठीक है, तो मैं कहूं कि 3 शेषफल आया और 3 जो है भागफल आया और 2 शेषफल आए। अब मैं आपको कहूं कि ये संख्या वापस लेकर आओ, वो संख्या बताओ जिसमें भाग लगाया था, वो कैसे बताओगे, आप कहोगे कि 2 जो है ये भागफल है, 2 ही शेषफल है। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा की भागफल से और शेषफल जोड़ दिया तो ये संख्या वापस आ जाती है। वही करेंगे, जो भागफल है जिस संख्या से भाग दिया इन दोनों का आपस में गुणा करके इसमें शेषफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये अपना x आ जाएगा, मतलब जिस संख्या के अंदर भाग दिया वो आ जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, देखो कोई भी संख्या मान लो यहां पर 10 है, 3 से भाग दिया तो 3 बार भाग गया और एक शेषफल बचा। अब मान लो ये आपको नहीं पता कि यहां पर क्या है, अब मैं कहूं ये संख्या x है, इसका मान ज्ञात करो, और आपको दिया गया है कि 3 भागफल है और एक शेषफल है, कैसे ज्ञात करोगे, भागफल को गुणा कर देंगे इस संख्या से और शेषफल जोड़ देंगे, है ना। ठीक है, भागफल को संख्या से गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये वाली संख्या, मतलब ये वाली संख्या आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 8y प्लस 19, ये अपना वैल्यू जो आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें रख देंगे। देखो x की वैल्यू है 8y प्लस 19 माइनस वाई बराबर 642। ठीक है,
अब देखो 8y में से 1y गया, 7y प्लस 19 बराबर 642, ठीक है। उसके बाद में देखो 7y बराबर 642 माइनस 19, ठीक है। तो 7y बराबर देखो कितना आ जाएगा, 7y बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 623 23, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लगाना है भाग, ठीक है। अब अपने को लगाना है भाग। भाग कैसे लगाते हैं, देखो y बराबर 623 बट्टा में 7, ठीक है। भाग लगाते हैं, देखो 6 के अंदर नहीं जाता तो 62 में लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 6 बच गया, 7 ने 63, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 89। अपने को क्या पूछा था, छोटी वैल्यू। अब देखो जो चीज घट रही है इसका मतलब वो छोटी, इसका मतलब अपने को y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू आएगी 89, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और देखो, देखो यहां पर क्या दिया गया है, 5 17 34 61, इसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस है 12 का 17 का, ठीक है। उसके बाद देखो 16 16 और 11 27 का, ठीक है। मतलब देखो 5 का 10 का और 15 का, 15 का आते हैं मतलब 42। अब इसमें 42 जोड़ दो, जैसे ही 42 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 103, 2 और 1 3, 6 4 10 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 103, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया और जो नंबर अपना नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और साथ साथ में जो सीरीज टॉपिक है वो अपने को करना है ना, तो स्क्वायर क्यूब याद कर लो और अल्फाबेट्स के नंबर याद कर लो, और जब क्वेश्चन करो तो उनके नीचे इस तरीके से नंबरिंग लिखो। एबीसीडी वाले हो तो उसके अंदर उसकी नंबरिंग लिखो, अगर मैथ वाले हो मतलब कि ऐसे डिजिट्स हो तो उसके अंदर उसका डिफरेंस जरूर लिखो, आधे क्वेश्चन आपसे वहां पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब कराएंगे सर हिंदी, साइकोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट बचते हैं और वो सर कराएंगे, ठीक है। तो ये अपना पेपर जो मैथ का सॉल्यूशन जो है और रीजनिंग साइंस जो है इसमें सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू। नमस्कार साथियों। तो आज अपना टेस्ट चल रहा है, वो 5 नंबर टेस्ट चल रहा है, स्कूल व्याख्याता जीके फर्स्ट पेपर का। तो इससे पहले ऋचा मैडम और दीपक सर ने आपको पहले जीके करवा दिया मैडम ने, उसके बाद में साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन थे वो दीपक सर ने करवा दिए हैं। अब हम करेंगे हिंदी। पिछले टेस्ट के अंदर सर ने कुछ जानकारी दी थी, इस कारण से सर ने हिंदी करवाई थी। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसके अलावा बात करें तो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में चर्चा चल रही है कि जो 1 जून को अपना एग्जाम होगा, 1 जून को एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा, एनडीसी क्लासेस नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां पर जाके, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फीस ज्यादा नहीं रखी गई है, तो रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र केवल मतलब मात्र 100 रुपए रखी गई है। इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर, लाहौर 7 जगहों पर सेंटर रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 5100 और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए का। उसके अलावा भी कुछ इनामी राशि 4 से 10 तक, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका स्थान 4 से लेकर 10 तक रहेगा, उनको भी कुछ इनामी राशि दी जाएगी। तो ये चीजें आपको बताने अनिवार्य है। 1 जून 2025 को परीक्षाएं होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी को और धार देनी है तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। जो एक एग्जाम है वो आरपीएससी जैसा माहौल कहां पर मिलेगा, तो वो आपको यहाँ इस परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके केवल एक पेपर नहीं, दोनों पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी हिंदी का पेपर भी और जीके का पेपर भी दोनों हो रहे हैं। यानी कि 150 और 75, 250 क्वेश्चन का ये पेपर होगा दोनों का। और उसके अंदर आपको टाइमिंग भी बता दी जाएगी, किस टाइम आपका पेपर स्टार्ट होगा, बीच में गैप कितना होगा, पहला पेपर कब होगा, दूसरा पेपर कब होगा, वो सारा बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जाना है आपको एनडीसी क्लासेस के ऐप पर जाना है और वहां से आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, आगे देखो। तो अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है और हिंदी का क्वेश्चन है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग पढ़ते संधि समास अपने टॉपिक लगते हैं, उपसर्ग नहीं पूछा गया है। कौन सा पूछा गया? नहीं पूछा गया है। खास तौर पर ये बातें ध्यान रखनी है कि नहीं है वगैरह इस प्रकार की चीजें, सही है, नहीं है, गलत है,
इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है क्या? थोड़ा सा बताना मुझे। हेलो 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 हेलो। तो अब आवाज आ रही है आपके? तो पहले मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी आवाज की समस्या मुझे दिखाई दे रही थी, इस कारण से पूछा था। मुझे लग रहा था कि आवाज, हाँ, इससे पहले अगर आपको जानकारी नहीं दी है तो आपको पता होना चाहिए, ये बात की थी हमने स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की, जिसके अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, एनडीसी क्लासेस नाम से अपना ऐप है वो डाउनलोड करना है, जाकर करना है। इसके अंदर आपके पुरस्कार राशि दी गई है कितनी कितनी है, और परीक्षा दिनांक क्या है, वो 1 जून 2025 है। ये आपको सबको पता है। अब चलते हैं अपने सीधा, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हिंदी का क्वेश्चन है सबसे पहले ही, कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग पूछ रहा है, यानी उपसर्ग किस में है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से किस किस में उपसर्ग है अपना। तो है किस किस में, पर्यटन, कठिनतर, संकल्प या कपूत। तो इसके अंदर आपको पता है परिधन अटन, समधन कल्प, कैदन कपूत। तो इनके अंदर तो आपको कपूत, संकल्प, कठिनतर, परि उपसर्ग आ जाएगा, सम उपसर्ग आ जाएगा, कै उपसर्ग आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, तर प्रत्यय है। क्या है, तर प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है, वो तो कठिनतर वाला हो जाएगा। फिर देखो, प्रत्युपकार में उपसर्ग है। प्रत्युपकार शब्द है एक, उसके अंदर आपको उपसर्ग बताना है। प्रत्युपकार के अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो प्र, प्रति, प्र या प्रत्यय। तो आपको पता है प्र, प्रतिधन, उपधन का। तो इसके अंदर आपको दो उपसर्ग है, एक प्रति है, एक उप है। तो आपको ये पता होना चाहिए, उप तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो प्रति क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, फिर है क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम, विलोम शब्द पूछा है। तो विलोम शब्द पर्यायवाची, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द युगम, ये जो आपके जो पार्ट है, ये आपको एक प्रकार से मैं कहता हूं कि सिलेक्शन के लिए आधार साबित होगा। तो वो आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक और शब्द युगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार के शब्द हैं। ये इस प्रकार के जो आपने टॉपिक लगते हैं वो सारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्षणिक का मतलब क्या होता है, अस्थायी, यानी क्षण में खत्म होने वाला। क्षणिक का मतलब अस्थायी, जो एक क्षण में खत्म हो जाए वो क्षणिक कहलाता है। तो क्षणिक के विलोम कौन कौन से होंगे, काल हो सकता है क्या, अक्षणिक हो सकता है क्या, अक्षुण हो सकता है क्या, शाश्वत हो सकता है क्या। अक्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है अस्थायी, तो अक्षणिक हो सकता है क्या। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, शाश्वत का अर्थ होता है स्थायी। शाश्वत का अर्थ क्या होता है, स्थायी होता है। तो स्थायी, अस्थायी, क्षणिक जिसको अस्थायी कह सकते हैं, शाश्वत, स्थायी। यानी क्षणिक, क्षणिक का मतलब विलोम होगा वो होगा आपका शाश्वत होगा। कौन सा होगा, शाश्वत होगा। फिर देखो, फिर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य, सीमा एक अशुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो अशुद्ध कौन सा होगा इसमें से, ये बताओ जल्दी से। तो अपने अशुद्ध पूछ लिया तो ये बताओ कि सीमा, सीमा एक बुद्धिमान बालिका है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, हाथी पर होदा रख दो, या कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कुख्यात आतंकवादी बिल्कुल सही है, अगर विख्यात होता तो गलत हो जाता। हाथी पर होदा रख दो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान बालक हो सकता है, बालिका नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान की जगह क्या आ सकता है, आपका बुद्धिमती आ सकता है। क्या आ सकता है, बुद्धिमती आ सकता है, बुद्धिमान नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध बतानी है आपको। शुद्ध वाक्य यानी कि शुद्ध, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। तो वहां से भी अपने को क्वेश्चन बनते हैं और शानदार क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर बताओ, जाह्नवी, पश्चात, भगवान, अनधिकार। तो आपको सीधा सा देखने पे पता चल रहा है कि पश्चात बिल्कुल सही है, भगवान भी सही है और अनधिकार भी सही है। अनधिकार है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकारी ही होता है, ध्यान रखना। भगवान सही है, पश्चात सही है, जाह्नवी सही नहीं है, जाह्नवी सही होता है। ठीक है, ये होता है जय है, केवल जा नहीं है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभिजात धन ये अभिजात्य है, चाचा धन एरा, चचेरा, राधा धन ए राधे, दित्ती धन यह देत्य। तो इनमें से कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। अभिजात धन यह, क्या अभिजात्य होगा। अगर यह लगा है तो आपको पता है इसके अंदर परिवर्तन आएगा, ए की जगह क्या हो जाएगा, अभिजात्य हो जाएगा, अभिजात्य हो जाएगा। तो अभिजात्य
हो जाएगा, तो ये शुद्ध शब्द नहीं मंच का, तो ये हो जाता है शुद्ध और ये हो जाता है अपना अशुद्ध हो जाता है। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। बाकी चाचा चचेरा सही है, राधे सही है, देते सही है, बाकी सही मिलेंगे आपको, एक पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखो इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है। पंख का क्या अर्थ होता है आपको पता होना चाहिए, अनेकार्थक शब्द के अंदर आता है। पंख का क्या अर्थ होता है, पंख का आपको पता होना चाहिए कीचड़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कीचड़ हो जाएगा, और कीच भी कह सकते हैं इसको, कीचड़ हो जाता है, कीच भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं बताओ जल्दी से, कीच भी कह सकते हैं, करदम भी कह सकते हैं, गारा भी कह सकते हैं, और दलदल तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाप भी कह सकते हैं, तो कीचड़ भी होता है, दलदल भी होता है, पाप भी होता है, कीच भी होता है, कीच शब्द भी होता है एक, ठीक है, कीचड़ से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीच होता है, करदम भी हो सकता है, करदम हो सकता है, गारा हो सकता है। तो ये सब पंख से संबंधित है, यानी कीचड़ से संबंधित है ये सारे शब्द। तो ये पंचक नहीं होगा, पंचक तो एक क्या है, 5 सब मतलब 5 अंकों का एक समूह है, या फिर कह सकते हैं ये एक अशुभ काल से संबंधित है, ये शुभ काल से संबंधित है, जो किस में आता है, ज्योतिष में, ज्योतिष में अशुभ काल से संबंधित है, ज्योतिष में अशुभ काल से संबंधित माना जाता है, पंचक माना जाता है जो, ठीक है। तो किससे माना जाता है, अशुभ समय को दर्शाता है, या अशुभ काल को दर्शाता है, वो दर्शाता है अपना पंचक दर्शाता है। बाकी पंख से संबंधित कीचड़, दलदल और पाप, ये तो पंख से संबंधित आए जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर, क्यों पंख से पंचक बना दिया तो इस कारण से ये मेल नहीं खा सकता ये, ठीक है। तो ये 74 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर देखो साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो साइकोलॉजी के कुछ आज जो क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, कुछ साइकोलॉजी के मिलेंगे, कुछ मैनेजमेंट के मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो आपको बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 निकालो, कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कि विकास की अंतःक्रिया को प्रभावित कर, विकास की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, यानी कि किसकी अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, विकास किसकी अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शनों की बात की जाए तो उनमें से कौन सा होगा जो आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ आप। तो जैविक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया, सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया, या फिर जैविक संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इन 4 ऑप्शन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन, क्योंकि विकास की बात की जा रही है, और विकास आपको पता होना चाहिए कि विकास होता है जो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी कि वृद्धि भी होती है और मानसिक विकास भी होता है, तो दोनों चीजें विकास से संबंधित होती है। तो विकास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, वह गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक व गुणात्मक होने वाली चीज है वो है विकास है। तो ये अपने ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, जैविक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया, सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, न केवल इनसे हो सकता है, न केवल इनसे हो सकता है, न केवल इससे हो सकता है इन सबसे मिलकर हो सकता है, जिसके अंदर जैविक जिसे माता पिता के गुण आ जाते हैं वो विकास के अंतर्गत, संज्ञानात्मक जिसको मानसिक कह सकते हैं, सामाजिक संवेगात्मक, सामाजिक भावनात्मक भी कह सकते हैं। तो इन सबसे मिलकर क्या होता है, विकास की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। तो ये चीजें हो गई। फिर देखो, फिर है विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। किससे, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित, जिसके अंदर सहयोग होना चाहिए, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। तीसरा है लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। चौथा है सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अति संरचना किसको कहते हैं, अति संरचना तो केवल जो हमें रूप दिखाई दे रहा है, जैसे मकान है। विद्यालय प्रबंधन, जब प्रबंधन करेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, आपको पता है। तो प्लानिंग की जाती है, जो योजना बनाई जाती है, उसके बाद में संगठन का निर्माण किया जाता है। तो संगठन का निर्माण किया जाता है, जब मकान बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले नींव भरी जाती है मकान की। तो नींव भरी जाती है, तो नींव के ऊपर मकान होता है। तो संरचना इंपॉर्टेंट नहीं होती, संरचना से जो नीचे, यानी कि जो चीज गड़ी हुई है, जो नीचे काम कर रही है चीजें, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अति संरचना कभी नहीं आएगी। अति संरचना वो चीज होती है जो केवल दिख रही है हमें। दिखने वाला जो रूप होता है वो मूर्त रूप होता है।
अमूर्त रूप वो होता है जिसके पीछे हमारा लॉजिक यानी हमारा दिमाग काम करता है, किस प्रकार से काम किया जाए। तो अति संरचना इंपॉर्टेंट नहीं, यानी मूर्त रूप इंपॉर्टेंट नहीं होता, अमूर्त रूप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अति संरचना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगी। नियत उत्तरदायित्व, नियत उत्तरदायित्व का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व या किसी एक संगठन का उत्तरदायित्व। तो न तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व मान्य रहता है, न किसी केवल एक संगठन, केवल, मैं या ध्यान रखना मैं केवल शब्द का यूज कर रहा हूं, तो केवल एक व्यक्ति या केवल एक संगठन का उत्तरदायित्व यहां पर मायने नहीं रखता है। फिर बात आ जाती है, फिर अति संरचना यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। बाकी लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व ये हो सकता है। दृढ़ता, दृढ़ता वो होती है जो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सबसे सब पर एक प्रकार से काम थोप रहा है, तो काम थोपने वाली स्थिति यहां पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नियत उत्तरदायित्व फिर आ गया, नियत नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, सबके साथ समानता होनी चाहिए, यानी केवल एक ही व्यक्ति क्या हो, सब पर काम न थोप रहा हो, इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और साथ में सहयोग होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यानी काम करने की थोड़ी सी आजादी होनी चाहिए, काम करने की छूट होनी चाहिए, किस प्रकार से काम किया जाए। फिर साझा उत्तरदायित्व, किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व न होकर सबको मिलकर उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा। अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी शामिल किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। फिर देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको देखना है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल कितनी है, 6 से 14 वर्ष तक है, तो और वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, विद्यालय प्रबंधन यानी एसएमसी का प्रावधान, एसएमसी का प्रावधान है, बिल्कुल है। फिर है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, क्या 60 घंटों का कार्य है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, राष्ट्रीय आयोग का गठन, बिल्कुल राष्ट्रीय आयोग का गठन यहाँ पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम 60 घंटे नहीं है, यहाँ पे 45 घंटे होंगे। कितने होंगे, 45 घंटे होंगे, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी सही है, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। और विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। आगे देखो, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है, कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक है। क्वेश्चन नंबर आपको 30 देखना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, स्वयंगों का प्रत्यक्षीकरण, स्वयंगों का उपयोग और स्वयंगों का अवबोधन और स्वयंगों का प्रबंधन। स्वयंगों का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अनुभव करना, अनुभव करना। उपयोग यानी विचारों को एकीकृत करना, एकीकृत करके उनका उपयोग करना, यानी एक प्रकार से जितने भी विचार हैं उनको क्या करना, अपने दिमाग में संवेगात्मक विचार आते हैं उनका एकत्र कर फिर उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, विचारों में एकीकृत, ठीक है, उपयोग मतलब विचारों में इनका जो स्वयंगों का विचारों में एकीकृत करना है क्या है, उपयोग है। फिर है स्वयंगों का अवबोधन, यानी इनको समझना, स्वयंगों को क्या करना है, समझना है। फिर है स्वयंगों का प्रबंधन, प्रबंधन करना या प्रबंधित करना या इनको नियंत्रण करना, या इनको नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, किसने बताई थी, पीटर सेलावे, और किसने बताई थी, एक और नाम आता है मेरे जहन में, मेयर और सेलावे। ठीक है, मेयर और सेलावे, इन्होंने ये 4 चीजें बताई थी, मेयर व सेलावे, जिसके अंदर अनुभव भी आता है, स्वयंगों का अनुभव, स्वयंगों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, या नियंत्रण, मैंने गलत लिख दिया शायद, उल्टा लिख दिया, नियंत्रण होगा उपयोग। ठीक है, नियंत्रण होगा उपयोग, ये होगा। ठीक है, नियंत्रण किया जाए मतलब उनका उपयोग किया कैसे किया जाए स्वयंगों का। इसके अलावा स्वयंगों का प्रबंधन, प्रबंधन यानी कि उनका उपयोग कह सकते हैं कि प्रबंधन यानी कि उनका एकीकृत, विचारों में एकीकृत किस प्रकार से किया जाए, एकीकृत यानी प्रबंधन ही होता है एकीकृत करना। ठीक है, स्वयंगों को एकीकृत करना। तो स्वयंगों का प्रत्यक्षीकरण, स्वयंगों का उपयोग, स्वयंगों का अवबोधन और स्वयंगों का प्रबंधन, ये चीजें होती है। एक चीज ध्यान रखना, ये चारों के चारों आपके राइट है, चारों के चारों क्या है, राइट है। तो आप ये चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, ये खुद के बारे में है, स्वयंगात्मक बुद्धि के, यानी कि अनुभव, व्यक्ति खुद उसको अनुभव करता है,
उसके बाद में उनका उपयोग करता है, उनको नियंत्रण किस प्रकार से करके करता है और उपयोग कैसे करता है, उनका अवबोधन यानी कि उनको समझता है, स्वयं को समझना भी आवश्यक है, और स्वयं का प्रबंधन यानी उनको एकीकृत भी करता है। लेकिन बात यह है कि व्यक्ति दूसरे के मतलब स्वयं को, दूसरे के स्वयं को पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखना, लेकिन उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन भी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है कि दूसरे के स्वयं को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है, पहचान सकते हैं दूसरों के स्वयं को, लेकिन उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये लाइन भी अगर आ जाए तो ध्यान में रखनी है अपने को। फिर देखो, फिर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कुल कितने सदस्य होते हैं। जो BSER की जो संरचना होती है कि उसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य आपको पता होना चाहिए। कुल सदस्य वो होते हैं आपके 36 क्या होते हैं, कुल सदस्य होते हैं। उनके अंदर आप बात करें तो एक तो होता है अध्यक्ष होता है, ठीक है। पदेन सदस्य कितने होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं आपके 7 होते हैं। बात की जाए तो निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 7 होते हैं। बात की जाए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? तो 17 होते हैं। बात की जाए कि विधानसभा स्पीकर द्वारा मनोनीत तो कितने होते हैं? तो होते हैं 2 होते हैं। बात की जाए शिक्षाविद कितने होते हैं? शिक्षाविद जिनको हम बोलते हैं और बोला जाता है प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य, तो वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब टोटल कितने हो गए बताओ पहले? सबसे पहले तो टोटल हो गए आप देखो 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 17 32, 32 और 2 34, 34 और 2 ये आपके 36 हो गए। टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। अब बात की जा रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। मैंने तो यहां पर लिख दिया केवल अध्यक्ष एक होता है, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है या वरिष्ठ RAS अधिकारी होता है या माध्यमिक शिक्षकों में से चयनित होता है या वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा भी क्या होता है? जो 17 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। किसका? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल। जो BSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो निदेशक होता है वो क्या होता है? इसका उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष क्या होता है? पदेन होता है। मैंने बताया था अभी कि जो आपके पदेन सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, उनमें से एक क्या होता है? उनका उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? वो निदेशक होता है, BSER का निदेशक होता है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका? जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा और किए जाते हैं, ठीक है। पदेन सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता, जो जब तक वो पद पर होते हैं तब तक वो कार्य उस पद पर करते हैं। तो वो सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। और इसके अलावा बात की जाए अध्यक्ष क्या होता है? इसका प्रशासनिक प्रधान होता है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान भी कौन होता है? तो ये अध्यक्ष होता है। प्रशासनिक प्रधान भी इसको बोल सकते हैं, अपने प्रशासनिक प्रधान भी बोल सकते हैं। आगे देखो, आगे स्माइल का पूरा नाम। स्माइल की योजना से संबंधित पीछे भी क्वेश्चन आ चुके थे कि पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0 ये कब कब शुरू की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 2020-2021 के अंदर। 2020 13 अप्रैल, 2 जून
और 13 जून 2 नवंबर 13 अप्रैल 2 नवंबर और आपका 21 जून, ये 3 प्रोग्राम थे। तो तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो स्कूल स्माइल का पूरा नाम क्या है? स्कूल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट सोशल मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट और सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके अंदर कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि सोशल मीडिया से संबंधित है। तो इसके अलावा स्कूल ना तो स्कूल मीडिया होगा ना सोशल मैनेजमेंट होगा, तो ये चीजें है नहीं। सोशल मीडिया से संबंधित है तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये आपकी फुल फॉर्म होगी किसकी? स्माइल की होगी। और स्माइल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दिया गया है पहले भी, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गतिविधियों की योजना, सबसे पहले जो योजना बनाई जाती है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं कि सबसे पहले जो नियोजन किस प्रकार से होगा, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी योजना किस प्रकार की बनाई जाएगी, तो योजना आ जाएगा। सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन की बात, यानी संगठन की बात। तो संगठन भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात आती है, डायरेक्शन की बात आती है, कंट्रोल की बात आती है। कंट्रोल के अंतर्गत कौन सा आता है? नियंत्रण आ जाता है। तो प्रणाली नियंत्रण भी आवश्यक है। ये तो तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी, ए, बी और सी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए, बी, सी, क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? आगे देखो, आगे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में भागीदारी संस्थाएं हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइक। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसके परियोजना में भागीदारी संस्थाएं, यानी कि इसके अंदर जो भागीदार होने वाली संस्थाएं वह है वो कौन कौन सी है? बात की जाए अपने तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, SIERT, यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा समिति। तो आपको SIERT जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर आप RSCERT ये शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर RSCERT की बात की जाए तो ये क्या करता है? ये सभी अकादमिक कार्य, समस्त अकादमिक कार्य कौन देखता है? तो यही RSCERT देखती है। और अगर बात की जाए कि यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा समिति ये क्या करती है? तो ये करती है तकनीकी समर्थन प्रदान करती है। तकनीकी समर्थन कौन प्रदान करता है? तो यही चीजें करती है यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा समिति, तकनीकी समर्थन प्रदान करती है। किसको? साइक को। अगर बात की जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये क्या करती है? तो ये करती है आपकी जो नीतियां हैं, वो नीतियों का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका, वो काम करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। या फिर कह सकते हैं कि जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की जाती है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में जिनका विलय हो चुका है, प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या करता है? रूपरेखा निर्माण, रूपरेखा निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसी परिषद के द्वारा किया जाता है। निदेशालय से संबंधित मैंने चीजें बताई थी कि ये क्रियान्वयन करता है, यानी लागू करवाने का काम करता है। क्रियान्वयन करने का काम करता है या लागू करने का काम कौन करता है? तो लागू करने का निश्चय कौन करता है? तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा करता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? इसकी भागीदारी संस्थाएं हैं। किसकी? साइक की। तो ये आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर देखो, फिर मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? आपको ये इंपॉर्टेंट लग सकता है, प्रभावी। यहां पे लिखा है प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है। ये देखो, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे कि आपको देखने में लग सकता है कि ये चारों चीजें ऐसी है जो मतलब ठीक लग रही है, इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर बात करें कि अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, नेतृत्वशील बिल्कुल एक अच्छा नेतृत्व क्या करता है? एक प्रभावी विद्यालय का निर्माण करता है, उसके संग का घटक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यचर्या अभिव्यक्ति, जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति भी किस प्रकार की होनी चाहिए? शानदार होनी चाहिए, समझ में आने लायक होनी चाहिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टाफ स्थिरता, यानी कि जो बच्चे और स्टाफ के बीच में जो गहन संबंध होता है, जो गहरा रिश्ता बन जाता है, तो वो एक स्थिरता प्रदान करता है। मतलब एक प्रकार से उनके संबंधों में क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है। अब बात आती है आदेश और अनुशासन। क्या प्रभावी विद्यालय संगठनात्मक गठन के आदेश और अनुशासन पर चलता है? प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक, यहाँ पे प्रभावी विद्यालय लिखा है, ये चीज यहाँ पे प्रबंधन से संबंधित चीज नहीं है, ये ध्यान रखना।
प्रबंधन के अंतर्गत आपको आदेश और अनुशासन से संबंधित चीजें आ सकती है, लेकिन प्रभावी विद्यालय के अंतर्गत ये चीजें आना असंभव है। तो इसके अंदर आदेश और अनुशासन प्रभावी विद्यालय के संज्ञानात्मक घटक के रूप में नहीं आते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आदेश और अनुशासन। बाकी अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता जो एक प्रकार से मार्गदर्शन करता है, नेतृत्वशील जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, जो क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। पाठ्यचर्या अभिव्यक्ति, जो भी हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो उसकी अभिव्यक्ति भी किस प्रकार की होनी चाहिए, बच्चों के सामने एक शानदार अभिव्यक्ति होनी चाहिए। स्टाफ स्थिरता, यानी बच्चों और जो शिक्षक हैं उनके बीच एक स्थिरता प्रदान होनी चाहिए, उनके बीच में एक गहरे संबंध होने चाहिए जो एक दूसरे को समझ सके। तो ये चीजें होनी चाहिए। बाकी आदेश और अनुशासन से संबंधित चीज ये नहीं है। बात करें शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्तर पर। शिक्षण अधिगम, अधिगम क्या होता है, अधिगम अध्यापन शैली से संबंधित है, न तो विषय वस्तु से संबंधित होता है। भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर, इनसे किसी चीज से संबंधित नहीं होता। जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो अध्यापन शैली से संबंधित होता है। शिक्षक किस प्रकार से अध्यापन करवाता है, उसकी शैली किस प्रकार की है, वो चीज क्या हो जाती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो, फिर आता है जीन पियाजे, कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मैंने समाविष्टीकरण के बारे में भी बताया था और आत्मसातकरण के बारे में भी बताया था। तो वो चीजें बता दी थी मैंने। एक में तो परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, एक में क्या होता है, आत्मसातकरण के अंदर बताया था मैंने कि उसके अंदर समस्याओं का समाधान होता है। स्कीमा का प्रयोग करते हुए, स्कीमा के आधार पर क्या किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसके अंदर समाविष्टीकरण के अंदर नवीन परिवर्तन व संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें अपने कि जो संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए जो संरचना तैयार की जाती है, एक जो मानसिक संरचना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो एक प्रकार से स्कीमा यानी एक संरचना हमारे दिमाग में बन रही है। वो संरचना बनना ही क्या कहलाता है, तो वो संज्ञानात्मक संरचना ही क्या कहलाती है, वो स्कीमा कहलाती है। जो हमारे दिमाग में फिट हो गई है चीजें, जो हम समझ रहे हैं। समझना भी क्या होता है, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो एक प्रकार की संरचना बन जाती है। कोई भी अगर हम कहानी सुनाएंगे किसी को, तो वो कहानी भी साथ साथ के हमारे दिमाग के अंदर वो एक संरचना बनती हुई चली जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, अपने स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्कीमा कहते हैं। ये जीन पियाजे से संबंधित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पिछली बार भी आया था, अब इस बार भी आ गया कि थॉर्नडाइक, ड्रेवर, बियर्स और हेडफील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य वो बियर्स यानी भालू का अच्छा होता है। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, CW बियर्स। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है CW बियर्स को दिया जाता है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बाकी अच्छी चल रही है, 5 टेस्ट हो चुके हैं, अगला टेस्ट आ जाएगा और इसके अंदर लगभग 11 टेस्टों की बात हो रही है कि 11 टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। अगर आप 11 टेस्ट हैं इनको निरंतर ढंग से देख ले तो मेरे हिसाब से इसमें से जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सारी चीजें आपको करवा दी है। तो इसके अलावा आपको टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, इसके बारे में सबको पता है कि क्या करना है, क्या ज्वाइन करना है। बाकी शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ये ना सोचें कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन जितना आपकी बढ़ेगा तो उतनी अच्छी तैयारी करोगे, उतने ही अच्छे टीचर आपके सामने आएंगे और बच्चों का भविष्य भी शानदार होगा। तो आपने ये सेशन देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।